हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आई होप आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अच्छे से समझते चले जा रहे हैं और अभी तक कोई भी परेशानी नहीं आई है। लास्ट लेक्चर में जहां पर हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के थ्रू कहानी एक्सटेंड की और कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, आज वही कहानी और थोड़ी आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे रोटेशन के बारे में। जहां हमने कुछ क्वेश्चंस में ये रोटेशन थ्योरम यूज़ की है अभी तक, उसी को लेकर एक अच्छी शानदार और बेहतरीन सी क्लैरिटी लेंगे और अलग अलग एंगल से समझेंगे कि रोटेशन कैसे अप्लाई होता है और कैसे सोचा जाता है। और इसी के साथ साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और हम एक्सप्लोर करेंगे कि लॉगरिथम कैसे लिया जाता है। लॉगरिथम के बारे में खैर हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। आज फिलहाल हम डेडिकेटेडली बात करेंगे रोटेशन थ्योरम और उस पर बेस्ड IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके थ्रू एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड करें रोटेशन थ्योरम की कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को देखूं तो वो रोटेट कैसे होता है, वो एग्जैक्टली रोटेट होता है तो वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है वो कैसे बनता है, उसे कैसे क्रिएट किया जाता है और उसको कैसे समझा जाता है। बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी क्लैरिटी हम लेंगे जैसा अभी तक हम चीजें समझते आ रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन या परेशानी रहे निश्चिंत होकर बेझिझक कमेंट्स में लिखिए, उन्हें हम जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पर मेरा यकीन है कि आप ये सारी बातें जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई आपको ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं लेना है। पूरा कोर्स, पूरा पैकेज, पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। यकीनन तौर पर क्वालिटी एजुकेशन जो आप खुद फील कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को देखकर, जहां हम हर चैप्टर की आपको पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाते हैं, हर चैप्टर में हर कंसेप्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं, हर कंसेप्ट को कई सारे न्यूमेरिकल्स JEE मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उसे कंसोलिडेट करवाते हैं ताकि आपको हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को बहुत ही थरोली और कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया जाए। हर एक कंसेप्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है क्योंकि हमारा ये मानना है क्योंकि जब वो कंसेप्ट्स मर्ज होकर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपके हर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब ही जाकर आप ऑफ कोर्स JEE मेंस और एडवांस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ बिल्कुल हर टॉपिक के कंप्लीशन पर उसकी DPP आपको प्रोवाइड की जाती है। DPP सॉल्व करके ऑफ कोर्स आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं। खैर हमारा मोटिव यह है कि चाहे हम क्वेश्चंस करवाएं लेक्चर के दौरान, मतलब इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल JEE मेंस और एडवांस के, या फिर हम DPP करवाएं, हम हमेशा आपको क्वेश्चंस हमारे साथ करवाएंगे ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव दे पाएं, आपको अप्रोचेस सिखा पाएं और आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस डेवलप करवा पाएं, है ना। इसी के साथ साथ हम बेशक यकीनन तौर पर आपके लिए एक एडिशनल एफर्ट ये भी डाल रहे हैं कि आपको हर चैप्टर पर एक प्रैक्टिस बैंक, एक रैंक बूस्टर सीरीज हम दें जिसके थ्रू आप 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हर चैप्टर पर, यानी ऑन एन एवरेज पर टॉपिक 100 क्वेश्चन। मोटिव बस इतना है कि आपको हर वैरायटी का, हर अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन का एक्सपोजर मिले ताकि आपको ओवरऑल कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में या कंसेप्ट में कोई भी कसर बाकी ना रहे, ताकि आप अच्छे से हर चीज को समझ पाएं। इसी के साथ साथ बिल्कुल स्टूडेंट्स आपके लिए आपके डाउट्स भी हम रिजॉल्व करेंगे। आपके जो भी डाउट्स, जो भी कंसर्न, जो भी परेशानी है लेक्चर से रिलेटेड, थ्योरी, जो भी क्वेश्चन में परेशानी है, आप बेशक उसका स्क्रीनशॉट या फोटोग्राफ क्लिक करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, वहां फॉरवर्ड करिए, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे। कभी कभी कुछ फ्लक्चुएशन आ रहे होते हैं बट बेशक आपके सारे डाउट्स अभी तक जितने भी आए हैं उनका हम रिस्पॉन्स देंगे, उन्हें टाइमली रिजॉल्व किया जाएगा और उन्हें हाथों हाथ आपको रिवर्ट भी किया जाएगा। कभी कभी ऑफ कोर्स फ्लक्चुएशन आते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, बट डेफिनेटली आपके डाउट्स भी हम रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ को लेकर क्लैरिटी चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप हमें हमेशा कमेंट्स में लिखते रहिए, हमेशा हमसे पूछते रहिए। आपकी जो भी परेशानियां हैं नॉन अकेडमिक, अकेडमिक, हम हर एक चीज़ को आपके लिए दूर करते रहेंगे। हर एक चीज़ को लेकर सारे फैकल्टी मेंबर्स टाइमली आकर आपको गाइड करते रहेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लाने का भी हम प्लान कर रहे हैं ताकि हर एक चैप्टर पर आप टेस्ट देकर अपनी प्रोग्रेस समझ पाएं, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएं और देख पाएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि यकीनन तौर पर हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन भी लेकर आएंगे, यानी हर एक चैप्टर का एक प्रिसाइज, एक कंसाइज, टू द पॉइंट विद ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, एक वन शॉट रिवीजन जिसे देखकर आप पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज कर लें और कॉन्फिडेंटली अपनी एग्जामिनेशन हॉल में हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएं। ना सिर्फ ये बल्कि आपके स्कोर को ऑप्टिमाइज करवाने के लिए, अच्छी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करवाने के लिए हम आपके JEE मेंस और एडवांस के
मॉक्स भी कंडक्ट करेंगे, यानी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, जिसे देकर आप एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना पाएंगे। आप सारी जो गलतियां एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में करने वाले वो यहीं कर लें और उनसे सबक लेकर, सीख लेकर वहां कुछ भी गलती ना करें और एक अच्छे से अच्छा स्कोर, एक अच्छे से अच्छी रैंक या एक अच्छे से अच्छा परसेंटाइल आप हासिल करें। इस मोटिव के साथ ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE नीट मॉड्यूल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करता है। विद दैट स्टूडेंट्स, अब बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे कोनी मेथड, इसके थ्रू कि एग्जैक्टली आपके रोटेशन होते कैसे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल सा फंडा है अगर आप चीज़ें ध्यान से देखें तो। बस मेरा आपसे कहना है कि मान लो ये आपका क्या हुआ, आर्गेंट प्लेन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इस आर्गेंट प्लेन पर मान लो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, मतलब मैंने थोड़ा सा उसे ज़्यादा टिल्ट कर दिया, मान लो दूसरा कॉम्प्लेक्स ये रहा। क्या ये बातें आपको समझ आई? बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी सी बात है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि समझो, बताओ, हमने सर सीधी, मतलब एक बहुत ही सिंपल से सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको, एक जनरलाइज्ड अप्रोच कि सर ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप हमेशा से जानते हो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये जो एंगल बनाते हैं, आप इन्हें क्या कहते हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। तो एक तो ऑफकोर्स ये आपका आर्ग्यूमेंट होगा और एक ऑफकोर्स आपका ये आर्ग्यूमेंट होगा। क्या इन बातों में कोई परेशानी है? और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 2 पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन है। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से ये है आपका क्या, लेट्स से ये है आपका कुछ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप मान सकते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और एक आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या इनको लेकर कोई परेशानी है? जैसे अगर मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो जैसा कन्वेंशन वो हम फॉलो कर रहे हैं वैसा ही कर लेते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप मान रहे हो, ये लेट्स से हम ले लेते हैं Z1 Z2। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आर्गेंट प्लेन पर प्लॉट किया तो ये हमारे 2 पॉइंट से पास हो रहा है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलरली ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी मान लेते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से पास हो रही है और उन्हें हम डिनोट कर देते हैं Z3 Z4। क्या इसमें कोई परेशानी है स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए इस स्ट्रेट लाइन का, जो कि इन दोनों Z2 Z1 से बनने वाली है या इनसे गुजरती है, इस स्ट्रेट लाइन का आर्गुमेंट क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? सर वेक्टर वाला अगर मैं अप्रोच यूज करूं, वेक्टर याद है ना स्टूडेंट्स, फाइनल और ओरिजिन, तो आप कैसे डिनोट करते थे? फाइनल पॉइंट माइनस ओरिजिन, याद आ रहा है वेक्टर्स। उसी के थ्रू अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करूं तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहूंगा? मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहूंगा Z2 माइनस Z1। क्या इसमें कोई परेशानी? आई होप ये बात आपको समझ आई। और अगर मुझे चाहिए इसका आर्ग्यूमेंट, तो हम आर्ग्यूमेंट को कैसे लिखा करते हैं? हम लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसे आपकी सहूलियत के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स से मैं डिनोट कर देता हूं θ1 से। तो क्या ये बात समझ आई कि ये जो एंगल है आपका, लेट्स से इसे हम θ1 कहते हैं और ये वाला जो एंगल है इसे आप θ2 कहते थे। तो बाय द वे θ2 क्या है? सर ये तो रहा आपका θ1, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि θ2 क्या है, तो आप θ2 को लेकर क्या कहेंगे? θ2 को बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, θ2 मतलब क्या? Z4 Z3। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? आई रिपीट माय स्टेटमेंट, θ2 क्या? Z4 Z3 वाला आर्गुमेंट। तो अगर सर आप इस आर्गुमेंट को देखोगे, किसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, अगर आप Z4 में से Z3 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको ये वाला वेक्टर या आर्गेंट प्लेन पर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा और इसका अगर आर्गुमेंट θ2 आपको चाहिए तो वो होगा Z4 माइनस Z3 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? आई होप कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं आपसे बड़ी बेसिक सी, साधारण सी, सुलझी हुई सी बात पूछूं कि आप मुझे बताइए इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में क्या एंगल है, तो आप बड़ी सिंपल सी बात कहोगे कि सर अगर मैं इस एंगल को रीड करना चाहूं, अगर मैं इस एंगल को रीड करना चाहूं तो मैं इस एंगल को कैसे रीड करूंगा? मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं, इस एंगल को अगर आप रीड करना चाहो तो ये एंगल कुछ नहीं है, ये एंगल एक्चुअली आपका इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस है। क्या आप देख पा रहे हो? आप समझो ये इतना एंगल क्या है? सर ये पूरा जो एंगल है ये θ1 है, ये वही बात है, आई होप आप समझ पा रहे हो। और इतना एंगल क्या है? सर ये एंगल θ2 है। तो अगर आप θ1 में से θ2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का एंगल मिल जाएगा? आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हैं। अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का हमें एंगल चाहिए तो मैं θ1 में से θ2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। θ1 में से θ2 को सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या? मतलब सर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 में से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 को सब्ट्रैक्ट करना। क्या ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ तक समझ आया? बस यही बात आपको यहाँ पर कही जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसी पर और डिस्कशन करेंगे बट इस बात को समझ लेते हैं। आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वही Z3 Z2 जिसका मान लो आर्ग्यूमेंट है φ2, उन्होंने φ2 ले लिया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 Z2 वाला जिसे आपने मान लिया आर्ग्यूमेंट φ1। तो बिल्कुल ये जो थीटा होगा ये क्या होगा? φ2 माइनस φ1।
क्या इसमें कोई परेशानी है? आई होप ये तो बहुत ही सुलझी हुई सी बात है जो डायरेक्टली आपको समझ आ रही है। अब इसी बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं, कोनी मेथड आपको समझ आ रही है ना, इससे आप क्या पता कर सकते हो? इससे आप पता कर सकते हो एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आपको दो लाइंस दे दी जाएं आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन से, तो आप कैसे पता करेंगे उन दोनों के बीच का एंगल्स? ये कोनी मेथड आपकी हेल्प करेगी। आपने इस तरह की चीजें ऑल्दो बहुत बार पढ़ चुके हो, बहुत बार देख चुके हो, फिर भी हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं इसके साथ कि सर सीधी सी बात है, अगर एक स्ट्रेट लाइन को मैं मान लूँ Z2 माइनस Z1 और दूसरी स्ट्रेट लाइन को मैं मान लूँ Z4 माइनस Z3, जैसा अभी हमने डिनोट किया। अब सिंपल सी बात सर, आपने क्या बोला, एक जो हमारी स्ट्रेट लाइन है AB, उसका आर्ग्यूमेंट सर आपने बोला φ1, आई होप आप देख पा रहे हो, उसका आर्ग्यूमेंट आपने लिया φ1, और जो दूसरी लाइन है आपकी कौन सी, CD, उसका आर्ग्यूमेंट आप ले रहे हो लेट्स से φ2। तो बिल्कुल सर φ2 में से अगर φ1 सब्ट्रैक्ट करें तो थीटा मिल जाएगा। φ2 क्या है, CD का आर्ग्यूमेंट, और φ1 क्या है, AB का आर्ग्यूमेंट। अगर मैं पॉइंट्स को डिनोट कर दूं AB और CD से तो ऐसी चीजें आपको दिखेंगी। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? अब क्या सर, अब अगर ये बात नजर आई तो क्या मैं कुछ आपसे कहूं और आप मुझे बताएंगे? अच्छा, एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, वो है आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करना। बहुत ध्यान सुनिएगा, देखो यहाँ पे Z4 माइनस Z3 में से वो Z2 माइनस Z1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। बहुत ध्यान सुनिएगा, यहां पर वो Z4 माइनस Z3 में से, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसमें से वो इस वाले आर्ग्यूमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इसमें से इस वाले आर्ग्यूमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो वो क्या ले रहा है इसे, वो इसे पॉजिटिवली रीड कर रहा है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मेरा पॉइंट बस सिंपल सा ये है कि अगर आप क्लॉकवाइज रीड कर रहे हो, अगर आप क्लॉकवाइज कैसे, पहले आपने कौन सा लिया, पहले आपने लिया CD, आई होप आप बात समझ, पहले आपने कौन सा रीड किया, CD, और फिर आपने कौन सा रीड किया, AB। आई होप आप, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, CD का आर्ग्यूमेंट कितना था, तो CD का आर्ग्यूमेंट था φ2, है ना, और AB का आर्ग्यूमेंट कितना था, φ1, और इससे आपने रीड किया उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा। और थीटा का मेजरमेंट जो आपने लिया वो कैसे लिया, क्लॉकवाइज कैसे लिया सर, पहले आपने इसका आर्ग्यूमेंट रीड किया और फिर आपने इसका आर्ग्यूमेंट रीड किया। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो, ये बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर आप क्लॉकवाइज रीड कर रहे हैं तो यहां पर आप उसे पॉजिटिव रीड करेंगे। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप चीजें ध्यान रखेंगे, आप क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहे हो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये था, आपने इसको ऐसे रोटेट किया तो यहाँ पर ये जो एंगल का रीडिंग है वो है क्लॉकवाइज, है ना। तो ये जो थीटा है ये क्या आने वाला है, क्लॉकवाइज के लिए पहले आपने कैसे लिया, आपने पहले इसे लिया जो कि है D माइनस सी, यानी कितना, Z4 माइनस Z3, है ना, यानी आपका CD। और ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज जब रोटेट किया तो क्या मिला आपको, AB, जो कि होगा B माइनस यानी Z2 माइनस Z1। और ऑफ कोर्स इनके क्या ले रहे हो आप, इनका क्या ले रहे हो, इस डिवीजन का आप क्या ले रहे हो आर्गुमेंट। सर ये यहाँ कैसे पहुंचा, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ तक पहुंचने का तरीका बस इतना सा था कि आपने क्या किया, पहले आपने लिया आर्गुमेंट किसका स्टूडेंट्स, Z4 माइनस Z3 का, और उसमें से कौन को सब्ट्रैक्ट किया, आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया Z2 माइनस Z1 को। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप आप याद रखेंगे कि जो न्यूमरेटर में होता है वो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जब इसे रोटेट किया क्लॉकवाइज तो आपको ये डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। यही बात यहाँ पर लिखने को, कहने को समझाई गई है। अगर आप चीज़ें देख पाए तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो एंगल थीटा है जैसे क्लॉकवाइज रीड किया उसका मेजरमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1। बेशक अगर सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये कर दिया होता Z2 माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3, तो ऑफ कोर्स एंगल की रीडिंग कैसी आ रही थी, नेगेटिव, क्योंकि ये छोटा एंगल होता और ये बड़ा एंगल होता। अगर उसमें से मैं बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, तो बिल्कुल सर वो एंगल आपका कैसा आएगा, नेगेटिव। तो वही प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने कन्वेंशन बनाया है कि अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल आप पॉजिटिवली रीड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिवली रीड करेंगे। यानी यही बात को कहने का तरीका ऐसा हो सकता था। मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता तो मैं यहाँ पे बेशक लिख सकता था, कैसा, सुनिएगा ध्यान से, सर आपको एंटी क्लॉकवाइज रीड करना है ना, आप कर लीजिए, आपको एंटी क्लॉकवाइज रीड करना है, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में पहले क्या था ये, और फिर जब इसे रोटेट किया तो ये ऐसा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जब आपने एंटी क्लॉकवाइज रीड किया, ये रीडिंग कैसी है स्टूडेंट्स, ये आई होप आप देख पा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पहले आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ले रहे हो, कौन सा, Z2 माइनस Z1, तो आप क्या करोगे, Z2 माइनस Z1, अच्छी बात है सर। और फिर आपने किस कॉम्प्लेक्स नंबर पर शिफ्ट हुए, फिर आप शिफ्ट हुए Z3 और Z4 वाले इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है सर, यहाँ पर आ रहा है Z4 माइनस Z3। और जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्ग्यूमेंट पढ़ोगे, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्ग्यूमेंट पढ़ोगे तो इसे आप सर थीटा मत कहिएगा सर, मैग्नीट्यूड वाइज ऑफ कोर्स वो एंगल थीटा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट किया तो इसकी मैथमेटिकली जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस थीटा।
क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो और उसका रीजन समझ पा रहे हो? एक्चुअली इंटरनली आपको माइनस थीटा क्यों देगा? आई होप ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये कंफ्यूजन जरूर दूर करके रखिएगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बातें करेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे तो आपका हमेशा जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो उसे आप पॉजिटिवली रीड करना, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो उसे आप नेगेटिवली रीड करना। मैं फिर से समझा देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो। जैसे मान लो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा था और एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर कुछ ऐसा है। याद करिए ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। जैसे मैं इसे कह देता हूँ लेट्स से Z1, इसे मैं कह देता हूँ Z3 और इसे मैं कह देता हूँ लेट्स से Z2। आप सर अगर इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो ऐसा है ना, तो मान लो ये है एंगल थीटा। तो आप क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या है? पहला वाला वेक्टर क्या था आपका? पहला वाला वेक्टर है Z3 माइनस Z1, और सर इसे आपने क्लॉकवाइज घुमाया, इसे आपने क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्लॉकवाइज कहाँ आ गए सर? आप आ गए Z2 माइनस Z1 पर। तो बेशक सर ये आपने बहुत अच्छा किया, अगर आपने इसका आर्ग्यूमेंट रीड किया तो वो बेशक क्या आएगा? थीटा। लेकिन अगर मैंने इसका उल्टा किया होता, उल्टा किया होता मतलब मैंने अगर Z2 माइनस Z1 से मतलब इसे न्यूमरेटर में रखते हुए यहाँ पर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होता, फिर कहाँ पहुंचा होता? Z3 माइनस Z1 पर। तो बेशक उस सिनेरियो में ये जो एंगल की रीडिंग होती वो क्या होती? माइनस थीटा। क्या बड़ी बेसिक सी बात आपको याद रहेगी। आई होप आप ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, ना सिर्फ कोनी मेथड बल्कि इन एंगल का रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है, अगर ये सारी बातें अच्छे से समझ आई हैं, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं है, और अगर ये बातें समझ आई हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ रिजल्ट्स पे बातें करते हैं। बहुत ध्यान से सोच के बताना है स्टूडेंट्स को, जरूरी बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको क्या दे रहा है? ये इन दोनों मतलब इन दोनों वैक्टर्स के बीच का आपको एंगल दे रहा है। रिपीट माई स्टेटमेंट। जब आप बात कर रहे हो किसकी? जब आप पूछ रहे हो सर आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट? Z4 माइनस Z3 अपॉन ऑफ कोर्स Z2 माइनस Z1, तो वो कह रहा है कि ये आपको देता है इन दोनों के बीच का। किन दोनों के बीच का? माइंड यू एवरीवन, ये आपको इन दोनों के बीच का, आपका एक तो ये था और एक ये था, है ना, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल दे रहा है। अब एक बहुत जरूरी निष्कर्ष पे मैं आपसे आने वाला हूँ, या कुछ इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन्स पर हम बात करेंगे कि देखो अगर एंगल्स कैसे कैसे हों तो ये कैसे कैसे बिहेव करता है, उस पर बात करते हैं। आप खुद सोच के देखो और मुझे एक बात बताओ, अगर आपका एंगल किसी भी इन दोनों मतलब इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एंगल है वो जीरो है या पाई है? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जीरो है या पाई? सर जीरो या पाई दोनों? बिल्कुल, या तो जीरो या पाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये रियल होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, कुछ तो भी बोल रहे हो आप याद करिए स्टूडेंट्स, क्या हमने पढ़ा है? अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं Z4, Z3 या Z2 या Z1 या फिर Z4 माइनस Z3 या Z2 माइनस Z1, मैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपसे रियल होने को नहीं कह रहा हूं। ये रियल नहीं है। रियल क्या है? सुनिएगा ध्यान से। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसका? Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आता है जीरो या पाई, ये कब संभव है? सर ये तब संभव है जब Z4 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z1 कैसे हों? सर ये या तो पैरेलल हों या फिर ये कोइंसाइड करें या एक ही मतलब कोलिनियर हो। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? बिल्कुल। ये एंगल क्या चाहिए? एंगल 0 डिग्री चाहिए पाई। तो पाई मतलब क्या? अपोजिट हो जाना, या 0 डिग्री मतलब क्या? साथ चले जाना। यानी बेसिक सी बात आप समझ पा रहे हो, जब ये कोलिनियर हो, कोइंसाइड करे या पैरेलल हो, तो उस केस में इनके बीच का एंगल कितना होगा? उसके बीच में ऑफ कोर्स सर इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? जैसे आपके ये हैं, है ना, ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जितना डिग्री एंगल ये बना रहा है उतनी डिग्री अगर ये बना रहा है, तो इसके आर्गुमेंट से इसके आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, तो देखो ये पैरेलल है। या फिर वो उसी पे ओवरलैप कर गया, मतलब अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब आपके Z1, Z2, Z3, Z4 यहीं आ रहे हैं, तो Z1, Z2 का भी एंगल वही होगा, Z3, Z4 का भी एंगल वही होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? बात बड़ी इतनी सी है बस कि अगर आपका कभी भी आपसे कोई कहे कि सर आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये क्या है स्टूडेंट्स? या तो ये 0 है या फिर ये क्या है पाई। तो आप बिना सोचे समझे निश्चिंत होकर कहना कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कहा गया है कि Z1, Z2, Z3 या Z4 या Z4 माइनस Z3 या Z2 माइनस Z1 ये पैरेलल हैं या सॉरी ये रियल है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पैरेलल ऑफ कोर्स हो सकते हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा? Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कैसा होगा? ये एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों सर? क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 या पाई हो तो वो कहाँ लाई करेगा? सर या वो 0 या पाई होने का मतलब क्या है? अब बात समझो, हमने पढ़ा है ये बहुत डिटेल में, याद आ रहा है आप सभी को कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट 0 है मतलब क्या? वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। किसी भी आर्गुमेंट का, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाए मतलब वो एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड पे अप्लाई कर रहा है।
और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पर लाई करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं भी, तो उसका वो यहाँ कहीं भी लाई करेगा, तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? अगर इधर शिफ्ट हो गया, अगर वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेशक सर क्लियर सी बात है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पर लाई करे, मतलब वो एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। यह बात आपको याद आ रही होगी, मेरा ऐसा मानना है। और अगर ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या, तो सर बात खत्म हो गई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्योरली रियल है, तो क्या आपको ये कहानी याद है? सर याद करो, बहुत सिंपल सी बात, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है, वो कैसा होता है? वो x प्लस आयोटा वाई नहीं होता है सर, उसमें जो y होता है वो 0 होता है। चलो थोड़ी सी बातें और करते हैं। अच्छा याद करो, z बार क्या होता है? z का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y। अगर मैं z और z बार को सेम कर दूं तो क्या आपको ये बातें याद आ रही है? सर अगर आप z और z बार को सेम कर दो तो x माइनस आयोटा y किसके इक्वल होगा? x प्लस आयोटा y के। क्या आपको याद आ रहा है? सर x से x कैंसिल, आयोटा y टू आयोटा y, और y कितना आ जाता है? 0। यानी y 0 है कब? जब z के कॉन्जुगेट के इक्वल है। मतलब क्या? मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो z किसके इक्वल होता है? z बार के। आई होप ये बातें आपको याद आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? और अगर ये बातें आपको समझ आई तो क्या मैं यहाँ से एक और कंक्लूजन दे सकता हूँ कि सर जब आपने कहा कि ये एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, मतलब क्या स्टूडेंट्स? मतलब Z4 माइनस Z3 अपॉन ऑफ कोर्स क्या? Z2 माइनस Z1 विल बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट कितना सॉर्टेड फंक्शन है जो बिहेव करता है? सर न्यूमरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिनोमिनेटर को, इवन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में भी इंडिविजुअल नंबर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इवन मल्टीप्लिकेशन में भी आप आराम से एक एक इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आप कहोगे क्या? आप कहोगे Z4 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 का बार माइनस Z1 का बार। आई होप ये बात समझ आई। लेकिन ये सिर्फ कब करना है? जब आपका क्या हो? Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 ये आर्ग्यूमेंट 0 हो। यानी कि Z4 माइनस Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा Z2 माइनस Z1 पैरेलल हो, कोलिनियर हो या कोइंसाइड कर रहा हो, यानी इनके बीच का एंगल कैसा हो? 0 डिग्री। क्या पूरी कहानी समझ आई? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरीके से जब आपने कहा 0 या 180 डिग्री यानी 0 डिग्री या पाए, तो सर आप कह रहे थे कि वो कैसे होंगे? वो होंगे, उसका जो पूरा ओवरऑल वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो रियल होगा। तो इसी तरीके से अगर ये आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री आया, आई होप आपको ये बातें याद है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री आता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 5 आयोटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? सर ये यहाँ लाई करता है और उसको ओरिजिन से करेक्ट करने वाली लाइन आपका 90 डिग्री एंगल बनाती है। सर लेट्स से आपने ले लिया -3 आयोटा, तो -3 आयोटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना बना रहे हैं? -π/2। तो बेशक सर अगर आपको मिला होता, क्या मिला होता सर? अगर आपने आर्गुमेंट लिया होता किसका? लेट्स से Z4 माइनस Z3 अपॉन कितना? Z2 माइनस Z1, तो आप क्या कहते? तो हम कहते अगर इसका आर्गुमेंट जो होता वो मान लो +π/2 होता या फिर लेट्स से -π/2 होता, तो आप क्या कहते? आप कहते कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर से वही बात, Z1 Z2 Z3 Z4 नहीं, ना सिर्फ Z4 माइनस Z3 या Z2 माइनस Z1 नहीं, ये सब नहीं। इसका ये मतलब होता कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होता, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? +/π/2, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव y एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। और सर अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? Z4 माइनस Z3 अपॉन ऑफ कोर्स कितना? Z2 माइनस Z1, ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता? ये एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता। और क्या आपको ये बातें याद हैं कि सर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसके नेगेटिव कॉन्जुगेट के इक्वल होता है? यानी मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स? हम कहेंगे Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 वुड बी इक्वल टू इट्स नेगेटिव कॉन्जुगेट, मतलब नेगेटिव ऑफ इसका कॉन्जुगेट, जो कि क्या होगा? Z4 बार माइनस Z3 बार डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स Z2 बार माइनस Z1 बार। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हैं? आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है और ये सारे कंसेप्ट बहुत क्लियरली आपको समझ आ रहे हैं। कोई भी डाउट आपको मेरे ख्याल से नहीं है। मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है सर, जब ये π/2 आपको या -π/2 आपको जब ये आर्ग्यूमेंट देगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप Z1 और Z2 को जो आर्ग्यूमेंट ले रहे थे,
है ना। जैसे ऑफ कोर्स आपके क्या है, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, और इसी तरीके से मान लो यहाँ पर एक और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से ये वाला, है ना। तो क्लियर सी बात है सर, मुझे नहीं पता कि इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता सर कि इसका आर्ग्यूमेंट कितना है ना। ये मान लो आपके क्या लिखे हुए, आपके लिखे हैं ऑफकोर्स क्या, Z4 Z3, और ये लिखे हैं आपके क्या, Z2 और Z1। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? आई होप बातें बड़ी सुलझी हुई सी हैं आपके सामने। जैसे Z4 Z3 का आर्ग्यूमेंट है θ2 और इसका आर्ग्यूमेंट है θ1, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब मैं इस वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ थीटा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? तो Z4 Z3 का आर्ग्यूमेंट आप ले लेंगे पहले, आप क्या ले लेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3। फिर आप किसका आर्गुमेंट ले लेंगे, अब आई एम रियली सॉरी, इसे मुझे Z2 लिखना चाहिए था, तो लेट्स से ये Z2 लिखा हुआ है। फिर आप किसका आर्गुमेंट ले लेंगे, आप ले लेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। और फिर वही बात स्टूडेंट्स, हमने इसे कैसे घुमा के देखा, हमने इसे क्लॉकवाइज घुमा के देखा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? Z4 Z3 में से मैंने ये वाला आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट किया। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? तो जब हमने ये वाला आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट किया Z4 Z3 में से Z2 माइनस Z1, तो बिल्कुल सर इसे आप आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी याद है ना, आर्गुमेंट ऑफ समथिंग माइनस आर्गुमेंट ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर is equal to argument of Z2 upon Z1। याद है आपको, argument of Z2 minus argument of Z1 is argument of Z2 upon Z1। अगर यही प्रॉपर्टी हम यूज करें तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे Z4 minus Z3 upon of course कितना, Z2 minus Z1। और चूंकि हमें पता चला कि एक 90 डिग्री एंगल है, तो कितना आता है, π/2। इसका ये मतलब है ऑफ कोर्स कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या है, परपेंडिकुलर। प्लस π/2 भी हो सकता है, माइनस π/2 भी, डिपेंडिंग कि आपने उसे किस ऑर्डर में लिया है। माइनस π/2 भी आ सकता है। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? मेरा बस आपसे इतना कहना है कि जब कोई कहे कि ये जो वैल्यू अगर ये π/2 के इक्वल है, तो पहली बात तो ये कि ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये परपेंडिकुलर होंगे, और दूसरी बात ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या आप ये बात याद रखेंगे? आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन किसी भी स्टेज पर नहीं है। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? ये बातें आई होप आप याद रख रहे हो, यानी इनके नोट्स बना रहे हो और इन्हें रिवाइज ज़रूर करो, इन्हें बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स। कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन का स्कोप मत रखना। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम आएँ और एक इंपॉर्टेंट बात पर बात करें, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर अगर उन दोनों को कहीं कन्वर्ज ही करना होता, मतलब इतना घुमा फिरा के आपको ये बात ऐसे कहनी होती, ये बात वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पर मान लो सर ये दो स्ट्रेट लाइन्स है ना, इनके बारे में मुझे ये पता है कि सर मान लो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर Z3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स हैं, और सर ये दोनों जहाँ कन्वर्ज हो रही हैं इनके अलग अलग पॉइंट्स देने की वजह उसने बस ये दे दिया Z1। तो क्या इसका भी आर्गुमेंट निकाल सकते हैं? सेम कंसेप्ट आप समझो ना, इस लाइन पे पॉइंट कौन कौन लाई कर रहे हैं, Z3 Z1, इस लाइन पे कौन कौन लाई कर रहे हैं, Z2 Z1। और अभी सीखा सर, अगर आप इसे क्लॉकवाइज रीड कर रहे हो, अगर आप इसे क्लॉकवाइज रीड कर रहे हो तो इस एंगल का मेजरमेंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज मतलब पहले इसे उठाया, किसे, Z3 Z1 को। क्या बात समझ पाए? और क्लॉकवाइज रीड करना मतलब अभी से यहाँ लेकर आए, तो अब किसे लिया, अब आपने दूसरी लाइन को लिया जो है Z2 माइनस Z1। और सर अगर मैं आपसे इसका आर्गुमेंट पूछूं, तो वो क्या होगा, यही एंगल जिसे हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं लेट्स से अल्फा। क्या इस बात में कोई परेशानी है? आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो कि अभी जहां पर हमें Z1 ऐसे अलग अलग दो पॉइंट्स मिला करते थे, उन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग लाइंस पे ढूंढने के बजाय मैंने कॉमन पॉइंट ले लिया। चूंकि मैं जान पा रहा हूं कि सर ये लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो बेशक फिर ऐसा लेने में बुराई क्या है। ऐसा क्यों लिया? ऐसा इसलिए लिया क्योंकि कोनी मेथड से ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रोटेशन देखते हो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर पाते हो। इस वाले पार्ट पर आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना है, देखो ध्यान से, अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट में आपको क्लियरली दिखाई देगा। इसे अच्छे से देखो और फिर हम साथ में कंटिन्यू करते हैं। इसे एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। इसी पॉइंट को मैं थोड़ी और क्लैरिटी से आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे आपसे कोई कहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपसे कोई कहे ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये आपका ऑफकोर्स Z3 है, ये आपका Z1 है और ये Z2 है ना। आप इसे यहाँ घुमाकर ऐसा लाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, काम की बात है स्टूडेंट्स। तो आप पहले कहते हो सर Z3 माइनस Z1, ये ऑफकोर्स आपका आर्ग्यूमेंट आ रहा है। तो आपका आर्ग्यूमेंट आ रहा है किसका, Z3 माइनस Z1 ऑफकोर्स अपॉन डिवाइडेड बाय व्हाट, अपॉन डिवाइडेड बाय बिल्कुल आपका Z2 माइनस Z1। सर ये सब बातों का मतलब क्या है, मतलब ये एंगल कितना है, थीटा। एंड हम जानते हैं सर ये कैसे रीड किया आपने, इसमें से इसे, मतलब आप इसे ऐसा रोटेट करके लाए हो। ये बहुत ध्यान सुनना, आप इसे यहाँ से ऐसा रोटेट करके लाए हो। ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान से इस बात को याद रखना। यानी कि सर अगर मैं आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछूं, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर सर, अगर मैं आपसे पूछूं कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, Z3, मुझे नहीं पता कहाँ है क्या है, बट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ऑयलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ऑयलर फॉर्म याद है ना स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका r e टू द पावर आयोटा थीटा होता है। थीटा क्या होता है, उसका आर्ग्यूमेंट, और r क्या होता है, उसका
मॉड्यूलस। तो सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होगा? मैं आपसे कहूंगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आप लिखोगे Z3 माइनस Z1 अपॉन ऑफ कोर्स Z2 माइनस Z1 into e to the power iota। and what is theta? थीटा मतलब इसका आर्ग्यूमेंट, थीटा मतलब इसका आर्ग्यूमेंट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? थीटा मतलब इसका आर्ग्यूमेंट और थीटा मतलब इसका आर्ग्यूमेंट और थीटा मतलब Z3 Z1 और Z2 Z1 के बीच का एंगल। और किस डायरेक्शन में रीड किया हुआ? Z3 Z1 अगर टॉप पर है तो उससे क्लॉकवाइज अगर आप घूमे तो Z2 Z1 पर आप आए और वो एंगल कितना है? थीटा। क्या इस बात में कोई परेशानी है? सर अगर थोड़ा और इसे एक्सटेंड करें तो क्या आप एक छोटी सी बात हमें बता सकते हो? बिल्कुल, क्या बात? इसे ध्यान सुनना। सर Z3 Z1 को ऐसे ही रखा है ना, Z2 Z1 को भी ऐसे ही रखा, लेकिन क्या आप ये जानते हो स्टूडेंट्स, क्या आप ये जानते हो कि सर अगर मैं इनके मॉड्स को, अगर ये ओवरऑल एक कंप्लीट कंबाइंड मॉड लगाए तो मैं इंडिविजुअली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या? मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? एक छोटी सी बात और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मेरा आपसे बस इतना सा कहना है कि सर Z3 Z1 को यहीं रखते हैं, Z3 माइनस Z1 को यहीं रखते हैं और उस तरफ ले जाते हैं आपका जो डिनोमिनेटर वाला था, कौन सा? Z2 माइनस Z1। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? इनटू ऑफ कोर्स क्या? इनटू ऑफ कोर्स e टू द पावर आयोटा थीटा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आपने क्यों लिखा सर? इतना कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आपने क्यों लिखा? इस रिजल्ट के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, बस एक एक्सप्लोर रिजल्ट में और करवा दूं आपको, फिर हम आते हैं। अगर एक छोटा सा काम किया होता सर, Z2 Z1 का जो मॉड है, Z2 माइनस Z1 का वही यहीं रखें और Z2 माइनस Z1 का मॉड यहीं रखें। मैं दोनों रिजल्ट एक साथ लिख देता हूँ, फिर हम बात करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। सर आपका यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था? Z3 माइनस, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, बिल्कुल यहाँ पर ही आता क्या? Z3 माइनस Z1, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, Z3 माइनस Z1 के मॉड को मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जा रहा है? सुनिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है सर Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है? Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इनटू ऑफ कोर्स e टू द पावर आयोटा थीटा। अब सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स, बहुत काम की बात से शुरू करेंगे। इस निष्कर्ष, इस रिजल्ट पर आने से पहले थोड़ा सा इसे ध्यान से देखते हैं। इन सारी बातों का मतलब क्या है? इन सारी बातों का क्या मतलब है वो समझना। अब आपको एक बहुत मज़ेदार सी बात दिखेगी, बहुत ही मज़ेदार सी बात दिखेगी, सुनते जाइएगा। पहले अगर मैं शुरू करूं, अगर मैं आपसे पूछूं, अब थोड़ी सी मैं उल्टी और थोड़ी सी अलग बात कहूंगा, बट आप मेरी बात को समझना, आपको क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं समझना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z2 माइनस Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था सर हमारे पास Z2 माइनस Z1, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? रिपीट माय स्टेटमेंट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z2 माइनस Z1। अगर सर इसे मैंने रोटेट किया, अगर इसे मैंने रोटेट किया, कैसे? ध्यान से देखना, अगर मैंने इसे रोटेट किया कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। अगर Z2 माइनस Z1 को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, अगर Z2 माइनस Z1 को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री एंगल से, मैंने डायरेक्शन भी लिखी है, एंगल भी लिखा है। रिपीट माय स्टेटमेंट, Z2 माइनस Z1 को थीटा डिग्री से रोटेट किया और एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया Z3 माइनस Z1। और ऑफ कोर्स मैंने आपसे ये नहीं कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मुझे नहीं पता सर, आपने Z3 कहीं और लिया, हो सकता है अगर ये 1 यूनिट डिस्टेंस ही समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, तो मान लो ये डबल है, इसकी 2 यूनिट डिस्टेंस है। डिस्टेंस से, मॉड्यूलस से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किस बात से पड़ रहा है कि आपने उसे कितने डिग्री से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या बात आपको समझ आ रही है? आई होप आपको एरो दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपके पास क्या क्या हो और आप क्या पता कर सकते हो उस पर बात करने वाला हूं। ये बहुत क्रूशियल रिजल्ट है। इसी पे आपका लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था, जिसमें मैं बार बार आपसे कह रहा था कि इस बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर अगर इस बात को समझना है तो बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर मुझसे कभी भी कोई पूछे, क्या सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, मुझे क्या दिया हो? पहली बात तो क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है। और मुझे क्या दिया हो? मुझे दिया हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या दिया हो? मॉड्यूलस। मुझे तीसरी बात दी गई हो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने डिग्री से रोटेट किया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने डिग्री से रोटेट किया, मतलब रोटेशन का बेसिकली एंगल, एंगल ऑफ रोटेशन। और ये जरूर बताया गया हो कि किस डायरेक्शन में रोटेट किया, उसे किस डायरेक्शन में रोटेट किया। रिपीट माय स्टेटमेंट, ये बताया गया हो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, है ना, डायरेक्शन किसकी? रोटेशन की। अगर ये 4 बातें पता हो, एक 5वीं बात और पता होनी होगी, कौन सी? की जब उसे रोटेट किया, जब उसे रोटेट किया तो रोटेट करके जो नया, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे किसी डिग्री से रोटेट किया, किस डायरेक्शन में रोटेट किया, इसका मॉड कितना था, मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर पता है तो मॉड निकालना आसान होगा। और जब वो नया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया तो उसका मॉड्यूलस कितना है, अगर वो पता हो, मतलब क्या? मॉड्यूलस ऑफ
द रोटेटेड मतलब वो जो नया वाला आपको मिल रहा है रोटेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अगर उसका भी मॉड आपको पता है तो इन 5 बातों के बेसिस पे आप इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसका आर्गेंट प्लेन में इक्वेशन या उसका फॉर्मेशन या उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और आई होप आपके सामने रिजल्ट सामने है कि सर Z3 माइनस Z1 अगर पता करना है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री से रोटेट किया, मुझे नहीं पता किस मैग्नीट्यूड पर लेकर गए, पर अगर मुझे Z3 माइनस Z1 पता करना है तो वो रहा आपके सामने फॉर्मूला। क्या क्या चाहिए होगा, सुनते जाइए स्टूडेंट्स। सर अगर आपको पता करना है एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 माइनस Z1 जिसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड है, तो वो अगर मुझे पता है कि वो कितने मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सटली दिया होगा, और मुझे पता है कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया है वो कौन सा है, तो ऑफकोर्स उसका मॉड मुझे पता होगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, आपने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने क्या लिया उसे पॉजिटिवली। मैं थोड़ी सी उल्टी बात कर रहा हूं जो पढ़ाई गई थी उससे। देखो फिर से समझो, जब हम एंगल मेजर कर रहे होते हैं तो हम पहले Z3 माइनस Z1 लेते हैं, फिर हम लेते हैं Z2 माइनस Z1। तो हमने क्या किया, हमने लिया उसे क्लॉकवाइज, तो हमने क्या माना, थीटा। लेकिन जब मैं रोटेट कर रहा हूं, एंगल मेजरमेंट और रोटेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो रोटेट में क्या, जब ये यहां रखा हुआ था तो जब इसे थीटा डिग्री से रोटेट किया, कैसे, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने उसे पॉजिटिवली वहां रखा। तो वो पॉजिटिवली क्यों आया, क्योंकि उसका ओरिजिन तो यही था ना। आई होप आप बातें समझ पा रहे हो। तो इन केस आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में कंफ्यूज हो जाओ तो ओरिजिन ये याद रखना कि सर हमेशा आप तो अगर क्लॉकवाइज रीड करते हो, वैसे एंगल को बाय डिफॉल्ट जनरल कन्वेंशन है मैथ्स में कि आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिवली रीड करते हो और क्लॉकवाइज नेगेटिवली रीड करते हो। याद है ना आपकी क्वाड्रेंट थ्योरी जो हमने ट्रिगो में पढ़ी है, याद आ रहा होगा स्टूडेंट, ट्रिगो में हमने पढ़ा है हम ऐसे रीड करते जाते हैं, है ना, और अगर ऐसे चल रहे होते क्लॉकवाइज तो हम उसे नेगेटिवली रीड करते हैं, याद आ रहा है आपको। पर यहाँ पर भी रोटेशन में यही हो रहा है। रोटेशन में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो पॉजिटिवली ही रीड कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल रीड करना है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का एंगल रीड करना है, तो अगर मैंने Z3 Z1 को प्रायोरिटी देकर क्लॉकवाइज लेकर आया Z2 Z1 पर, तो इसे मैंने पॉजिटिवली क्यों रीड किया, इसका एक्सप्लेनेशन कोनी मेथड आपको आज के जो हमने पहली स्लाइड डिस्कस की थी वहां पर बहुत डिटेल में दिया हुआ है। क्या ये पॉइंट आपको याद आया? यानी कि आपसे अगर मैं काम की बात पर आऊं वापस तो बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। आपको क्या क्या दिया है सर, Z2 Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर मैं Z3 Z1 एक नया जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो रहा है जिसका मुझे मैग्नीट्यूड, मुझे मॉड्यूलस पता है कि वो कितना यूनिट का बन रहा है, तो बिल्कुल मैं उसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। किसके बेसिस पे, Z2 Z1 के बेसिस पे। क्या क्या पता हो, पहले तो ऑफकोर्स जिसे आप रोटेट कर रहे हो वो पता हो, ऑफकोर्स उसका एंगल पता हो कि कितने डिग्री से रोटेट कर रहे हो, प्लस डायरेक्शन पता हो कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो। क्योंकि सर अगर ये क्लॉकवाइज होता तो कुछ नहीं करते, बस माइनस थीटा रख देते। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो कुछ नहीं करते, बस माइनस थीटा रख देते, रोटेशन। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। एंड ऑफ कोर्स अगर सर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे बस ये चाहिए कि जो नया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। क्या इस बात में कोई परेशानी है? आई होप कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ इन केस इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज। मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, ये है एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और ये एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है लेट्स से 3 + 2 आयोटा, बस आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है लेट्स से 2 माइनस लेट्स से 7 आयोटा। क्या ये बात आपको समझ आई? अब अगर वो आपसे कहे क्या कहे कि सर इस Z1 Z2 या Z2 माइनस Z1 जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे सर हम कुछ एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करना चाह रहे हैं, कितना रोटेट करना चाह रहे हैं सर? रोटेट करना चाह रहे हैं π/4 से। कितने डिग्री से स्टूडेंट्स? π/4 से। क्या बात आपको समझ आ रही? कुछ भी 45 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी वो कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। और सर जो नया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, हमें नहीं पता Z3 क्या है, अगर वो Z3 Z1 दे ही देता तो बात ही खत्म हो जाती। पर मुझे ये पता है कि सर इसका जो भी मैग्नीट्यूड है ये Z3 Z1 उसका डबल है। क्या आपको बात समझ आई? उसने आपको क्या गिवन है, उसने आपको बोला कि सर ये जो Z2 माइनस Z1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके मैग्नीट्यूड का डबल है। कौन? Z3 माइनस Z1। क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? मतलब वो आपसे इस Z3 माइनस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी चाह रहा है। किस केस में? इस केस में कि Z2 माइनस Z1 आपको दे रखा है। आई होप आपको समझ आ रहा है। और सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 45 डिग्री से रोटेट करें तो इसी के डबल मैग्नीट्यूड का जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है उसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा सर, इन सारी बातों में एक बात आपने ऑब्जर्व की, क्या कि इसे कैसे घुमाया गया? इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। तो मैंने π/4 को कैसा लिया? पॉजिटिव। तो सीधा फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या सर, आप पहले लिखोगे क्या? आप पहले लिखोगे Z3 माइनस Z1 आप ढूंढना चाह रहे हो सर।
आपसे तो इवन वो Z3 भी पूछना है तो आप Z3 भी बता सकते हो, अभी हम उस बारे में बात करेंगे क्यों। पर अगर आपसे पहले तो Z3 माइनस Z1 पूछा है तो क्या Z3 माइनस Z1 इट विल बी इक्वल टू इसका मॉड मतलब क्या, इसका मॉड क्या है स्टूडेंट, Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय वो जो ओरिजिनल आपका था कौन सा स्टूडेंट्स, Z2 माइनस Z1 का मॉड मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर आयोटा के साथ एंगल किस डायरेक्शन में मेजर्ड हो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज भी मेजर कर लिया तो कोई बुराई नहीं है, फिर आप क्या लगाना माइनस थीटा। क्या बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे हमने कहाँ से गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने Z2 Z1 को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बिल्कुल क्लियरली एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो। आप Z2 Z1 को रोटेट कर रहे हो, Z3 Z1 बना रहे हो, तो इसे आप कैसे रीड करोगे पॉजिटिवली, तो आप लिखोगे e टू द पावर आयोटा टाइम्स क्या π/4। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आया। अब तो चीज़ें मेरे ख्याल से आसान है। क्यों आसान है सर, क्योंकि बस अब आपको वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ कैसे रिप्लेस करेंगे। पहले तो क्या Z3 माइनस Z1, सर Z3 माइनस Z1 इज डबल ऑफ Z2 माइनस Z1, तो यहाँ पे डबल रखेंगे तो Z2 माइनस Z1 से कैंसिल होगा, मतलब इसके मॉड को इसके मॉड से डिवाइड करना है, मतलब दोनों के मॉड्स का रेशो तो वो डबल ही है ना, मतलब दिस इज 2 दिस इज 1, तो 2/1 कितना 2। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए, तो ये तो आ जाएगा 2 है ना, तो ये कितना आ जाने वाला है स्टूडेंट्स 2 टाइम्स e टू द पावर आयोटा। थीटा कितना है सर, थीटा है π/4, तो आप थीटा रख दीजिए π/4। बस इन सारी बातों में एक छोटा सा काम और कर लीजिए। क्या करना है सर छोटा सा काम ये कि सर Z3 माइनस Z1, मान लो उसने पूछा होता कि Z3 एग्जैक्टली है क्या, Z3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एग्जैक्टली है क्या, तो ये Z1 को उस तरफ शिफ्ट कर दो ना आप। Z1 को उस तरफ शिफ्ट किया मतलब क्या सर, Z1 को उस तरफ शिफ्ट किया मतलब ये क्या लिखा होता है, लिखा था Z3 माइनस Z1, तो Z3 को यहीं रखा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया प्लस Z1। सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। बेशक अभी नहीं आएगा पर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लाया जा सकता है ना, कैसे सुनते जाइए। सर ये लिखा हुआ है Z3, ये लिखा है 2 क्या हुआ मॉड, ये लिखा है ना r e टू द पावर आयोटा थीटा, तो ये 2 है जो कि r है। अब क्या e टू द पावर आयोटा थीटा क्या लिखते हो, आप लिखते हो cos थीटा, यानी क्या cos π/4 प्लस ऑफ कोर्स आयोटा sin π/4। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है ना। और इसी के साथ सर अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो ये क्या लिखा हुआ है Z1, क्या मुझे Z1 पता है, अब ध्यान से देखिए, क्या मुझे Z1 पता है, आई थिंक पता है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा 3 + 2 आयोटा। यानी कि सर बात बन गई। बात क्यों बन गई स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आप आंसर के काफ़ी क्लोज है अगर आप दिमाग से सोचे तो। सर Z3 अगर पता करना है तो Z3 के बारे में आप क्या कहोगे, cos π/4 1/√2, तो हो जाने वाला है 2/√2 है ना, और 2/√2 को क्या मैं √2 लिख सकता हूँ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। ये है 1/√2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 क्या होता है √2 × √2 से √2 कैंसिल, तो बचेगा क्या न्यूमरेटर में √2 प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 2 जब 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा sin π/4 इज अगेन √2, तो कितना हो जाएगा √2 टाइम्स आयोटा। और वहाँ क्या लिखा है, वहाँ लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा। क्या सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। यानी सर अगर फाइनली आपसे कोई Z3 के कोऑर्डिनेट्स पूछे तो इसका रियल पार्ट एक साथ रख दीजिए जो कि क्या होगा 3 + √2, और इसका इमेजिनरी पार्ट एक साथ रख दीजिए जो कि क्या है 2 + √2 आयोटा। तो ये वो Z3 है, ये वो Z3 है जो आप कब अचीव करोगे, जो आप अटेन करोगे Z2 Z1 को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के π/4 डिग्री से ऑफ कोर्स, जहां पर Z3 Z1 क्या है, डबल मैग्नीट्यूड है Z2 Z1 का। क्या बेसिक सा कंसेप्ट समझ आया। आई होप कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं इस बात को इतना डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर कोनी मेथड या रोटेशन थ्योरम या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रोटेशन आप समझ गए तो आप बहुत इजीली क्या वर्कआउट कर लेंगे पता है, पूरा आर्गेंट प्लेन। जहां पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के थ्रू क्वेश्चंस को सोचा जाता है, मैं कहूंगा कि आर्गेंट प्लेन से और इजीली आप चीजें सोच पाओगे। खैर उसको करने का आपका तरीका कोऑर्डिनेट है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट से पहले भी आप आर्गेंट प्लेन में ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज स्टूडेंट्स को इसलिए आता है, उसका रीजन समझिएगा, चूंकि आपने कोऑर्डिनेट अभी नहीं पढ़ा है। 11th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट बाद में है और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो आपका फंडा बस ये होना चाहिए कि पहले आप पढ़िए कोऑर्डिनेट और फिर पढ़िए कॉम्प्लेक्स। आई रिपीट माई स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा, पहले आप पढ़ लीजिए कोऑर्डिनेट और फिर पढ़िए कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसका एक तरीका ये भी ऑफकोर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आने वाले चैप्टर्स में कहीं कहीं यूज होगा, तो कुछ भी पढ़ो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाने वाला है। तो तरीका ये है, बस ये याद रखना कि अभी जो मैं आपका आर्गेंड प्लेन की अंडरस्टैंडिंग शुरू करने वाला हूँ, जिसमें हम कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से यूज करेंगे, तो आप अपना एक रिमाइंडर सेट करके रखिएगा, नोट्स में लिख के रखिएगा कि जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये जब सब आप पढ़ चुके हो तो एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गेंट प्लेन के सारे लेक्चर्स वापस से देखना। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप ये लेक्चर्स वापस से देखोगे तब आपको बहुत ही अमेजिंगली चीजें क्लियर होंगी।
आप समझोगे कि हाँ कितनी सिंपल और कितनी शानदार चीज़ है। क्योंकि अभी जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर से आर्गेंट प्लेन यानी कोऑर्डिनेट को पढ़ोगे, तो चूंकि आपने कोऑर्डिनेट अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो शायद ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर मेरा यकीन करिए जैसे ही आप कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे तो ये पार्ट और आसान हो जाएगा। तो हिदायत या सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हो तो एक बार फिर से इसे रिवाइज करना, इसे एज अ रिमाइंडर या नोट बना के लिख लीजिएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अभी से छोड़ देना है, इसे देखना नहीं, इसे अभी तो समझना है ही। अभी तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो अभी तो जो फ्लो बना है रिदम मत ब्रेक होने देना, पूरा कॉम्प्लेक्स अच्छे से पढ़ना। लेकिन इससे और बेहतर और कंसोलिडेट और मजबूत और क्लियर बनाने के लिए कोऑर्डिनेट के बाद वापस से रिवाइज करना। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? वापस आते हैं काम की बात पर। काम की बात क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर हम चीज़ें डिस्कस करना चाहें तो थोड़े से और इसके रिजल्ट्स निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट है, ये बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट है। अच्छा, बाय द वे ये है कुछ नहीं पता है, ये वेक्टर्स हैं और ये यूनिट वेक्टर्स हैं। आप समझो Z3 Z1 में जब मैंने इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया, जब इसमें हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हमने एक नया रिजल्ट बनाया। तो आप देखो ना, एक वेक्टर और उसको उसके मॉड से डिवाइड किया, एक दूसरा वेक्टर उसको उसके मॉड से डिवाइड किया। तो एक हमने क्या किया, हमने जब मॉड से डिवाइड किया तो वो यूनिट वेक्टर बन गए, और जैसे ही वो यूनिट वेक्टर बन गए तो हमें मैग्नीट्यूड की चिंता नहीं रही, हमें सिर्फ किसकी चिंता रही? हमें सिर्फ रोटेशन की चिंता रही, और रोटेशन की डिग्री और डायरेक्शन की चिंता रही। मतलब क्या किया, जब हमने Z3 Z1 को उसके मॉड और Z2 Z1 को उसके मॉड से डिवाइड कर लिया, तो अब बात समझो ज्योमेट्री के लिए क्या हो रहा होगा। ज्योमेट्री के लिए हो रहा होगा कि कुछ भी रहा हो Z3 Z1 हमें फर्क नहीं पड़ता, वो छोटा हो कि यूनिट बन गया, यूनिट मतलब 1 यूनिट का। Z3 Z1 कुछ भी रहा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट Z3 Z1 को जब उसके मॉड से डिवाइड किया तो वो भी यूनिट डिस्टेंस का बन गया। तो एक यूनिट सर्कल पे बात हो रही है। यूनिट सर्कल पे आपने कुछ नहीं किया, आपने बस थीटा डिग्री से उसे क्या घुमा दिया, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, आई रिपीट। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका क्या Z2 Z1, और ये है क्या आपका Z3 Z1। ये एक्चुअली Z2 Z1 नहीं है, ये यूनिट वाले हैं। मतलब क्या, Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। और ये क्या है, ये है Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। मतलब उनके मैग्नीट्यूड को मैंने क्या कर दिया, 1। तो करना क्या है, अब तो सिर्फ इतना करना है कि आप उसका एंगल पता कर लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर पे शिफ्ट करना है रोटेट करके, तो बस क्या करो, e⁻i से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आपको बात समझ आई? पर हमने उसे कैसा किया, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया। आई होप ये एक्सप्रेशन आपको समझ आ रहा है, इसी एक्सप्रेशन के एक्सटेंशन के बेसिस पर। लेकिन मेरे ख्याल से आप इससे याद रखिए। और ये आया कहाँ से है, अगर आप इसके ओरिजिन पर जाएंगे तो ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ये वही बात होगी ना, हमने कोनी मेथड जो बहुत डिटेल में आज ही के लेक्चर से शुरुआत की थी, ये इसी कंसेप्ट का एक्सटेंशन है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। यही बात का जो आज के लेक्चर में सबसे पहला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, बस इसी पर सारी बातें अब रिवॉल्व होंगी। मतलब हम आर्ग्यूमेंट पर बात कर रहे हैं, लेकिन कोनी मेथड आपको समझ आ रहा है कितनी क्रूशियल है। अच्छा, ना सिर्फ इतनी क्रूशियल है बल्कि इसके बहुत सारे और भी रिजल्ट हैं। अगर मैं एक और रिजल्ट की आपसे बात करूं, एक और बहुत क्रूशियल, आई होप ये 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये सारी चीज़ें समझ आई आपको, रोटेशन समझ आया आपको, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर पता करना चला, ये सारे चीज़ें क्लियर हैं। मैं इस क्वेश्चन पे आने वाला हूँ, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको देना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मान लो आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो, कैसा सिनेरियो, जैसे कि लेट्स से आपके पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आर्गेंट प्लेन में चीज़ें शिफ्टेड है, ये आर्गेंट प्लेन है ना। इस बार क्या किया उसने, सुनना, मान लो आपके पास ऐसा सिनेरियो, ये जो है आपका ओरिजिन है, ये जो है लेट्स से आपका ओरिजिन है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स से Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। सर मुझे नहीं पता Z1 का मॉड कितना है, Z2 का मॉड कितना है, कितना क्या है, सब नहीं पता, पर सोच के देखो, अगर इस ओरिजिन को भी ऑफकोर्स हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करें, मुझे बस ये दिया गया है कि सर Z1 से Z2 पे जब आप गए ना एंटी क्लॉकवाइज, माइंड यू एवरीवन, तो आप थीटा डिग्री से शिफ्ट हुए। आई होप आप बात समझ पाए। इसमें उसने ये नहीं कहा है कि Z2 का मैग्नीट्यूड कितना है, Z1 का मैग्नीट्यूड कितना है, वो हमें नहीं पता है। तो क्या सर आप मुझे Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बता सकते हो, कब, क्या क्या गिवन है तब? सर जब आपको ये गिवन है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपको ये गिवन है कि ये दोनों कोरिजिन पे कन्वर्ज हो रहे हैं, दूसरी बात आपको ये गिवन है कि इसे थीटा डिग्री से एंगल घुमाया गया है, किस डायरेक्शन में, सर ये गिवन है कि आपको उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो ये गिवन होने पर क्या आप Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर पता कर सकते हो? सर बहुत मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि अगर तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी दिया गया है तो हम उसे ओरिजिन से कनेक्ट कर लेंगे ना। कैसे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसे समझो। सर पहले तो क्या पता करना है, Z2 पता करना है। तो हम अगर कोनी मेथड हमारी यूज़ करें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर Z2 माइनस ओरिजिन, Z2 माइनस ओरिजिन अपॉन क्या स्टूडेंट्स, अपॉन Z2 माइनस ओरिजिन अपॉन अपॉन Z1 माइनस ओरिजिन। ये आपका होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप लिखना चाह रहे हो तो इसको आप क्या लिखोगे, सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड मतलब Z2 माइनस ओरिजिन अपॉन ऑफ कोर्स Z2 माइनस ओरिजिन इनटू e⁻i
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना है सर? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर आप देखो तो Z20 से अगर आप लाए होते क्लॉकवाइज में तो Z10 आ रहा होता और ये एंगल कितना मिल रहा होता सर? ये एंगल मिल रहा होता थीटा। तो ऑफकोर्स इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना है? थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल, जो कि बेसिकली इस तरीके से देखा जा रहा है अभी कि Z2 माइनस O में से Z1 माइनस O को सब्ट्रैक्ट करें आर्ग्यूमेंट्स को बेसिकली, तो आपको ये थीटा एंगल मिलेगा। ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं? मतलब अगर इसे थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूं तो आपको नजर आ रहा है, मैं वहीं उसी रिजल्ट पर आपको शिफ्ट करने वाला हूं जो आपने देखा अभी। क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने सर अभी देखा कि सर Z2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें वो Z2 ही है, Z1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें वो Z1 ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मिल रहा है? Z2 अपॉन Z1। यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ पे सर वो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कुछ ऐसा हो जा रहा है कि आपको ये बात समझ आ रही है। और वहाँ क्या दिख रहा है? वहाँ दिख रहा है e टू द पावर आयोटा थीटा। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब वापस दो बड़े क्रूशियल से रिजल्ट्स पर हम प्रोसीड करेंगे कि सर पहला तो एक ये कि Z2 अगर लिखना है तो उसे मैं क्या लिखूंगा? Z1 टाइम्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस मॉड को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो Z2 का मॉड अपॉन ऑफ कोर्स Z1 का मॉड इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा, पहला रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो क्या? सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से। अगर मैंने Z2 को यहाँ ले आया तो Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। सर ये दो अलग अलग रिजल्ट्स से क्या फ़ायदा, क्या मतलब? मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से चीज़ें देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा क्या कि सर इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो अभी आपने बात की थी, आपको क्या पता है? आपको Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, तो आपको Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तो पता ही होगा ओरिजिन से अगर उसे कनेक्ट किया तो। अच्छा, आपको Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जरूर उसने दे दिया है, मैग्नीट्यूड की सर इतना लेंथी, इतना डिस्टेंस पर ये बनेगा, मतलब इसकी डिस्टेंस जो होगी, इसकी लेंथ जो होगी ओरिजिन से वो इतनी होगी। एंड ऑफकोर्स आपको क्या पता है कि किस डायरेक्शन में कितना डिग्री एंगल उसने घुमाया, किसे? Z1 से, किसे अचीव करने के लिए? Z2 को अचीव करने के लिए, जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है। तो क्या हम Z2 पता कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत आसानी से पता किया जा सकता है। क्या आपको ये बात समझ आई? इसी बात से एक और बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से। सर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर Z1 को थीटा डिग्री अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो जो Z2 बन रहा है वो पता करने का तरीका Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2, ये यूनिट वेक्टर बन गया आपका, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली। Z1 अपॉन बार ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z1 यानी वापस यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को अगर थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो यूनिट वेक्टर ही बनेगा, लेकिन कहीं और जाकर शिफ्ट हो चुका होगा थीटा डिग्री के कारण, तो इस तरीके से हमें मिलेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले को या इस वर्जन को या इसका कंप्लीट टोटल एब्सोल्यूट वर्जन जो हमने यहाँ पर पढ़ा है स्टूडेंट्स, जो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, इसे मत भूलिएगा, इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा और इस पर कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप मत रखिएगा, इसे अच्छे से याद रखना। अच्छा, अगर ये सारी बातें आपने समझी तो अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पर, और मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप बताइए कि जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा वो कितना अच्छे से समझ आया। मेरा यकीन है ये बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, और बहुत डिफिकल्टी नहीं है। एक शानदार सा, मज़ेदार सा, बहुत चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है जिसके थ्रू आपके काफ़ी सारे इंट्रिकेसीज और बारीकियाँ चेक होगी और आप कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे इस क्वेश्चन के थ्रू। सो क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। आई होप आपने ये हैबिट डेवलप कर ली है कि हर कंसेप्ट को समझ के आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं खुद से, है ना। यकीनन तौर पर ये बहुत लॉन्गर टर्म में अच्छे रिजल्ट देगा। यकीनन तौर पर इस बात पर रिलाई मत करिए कि आपके फैकल्टी मेंबर्स आपको हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, बेशक हम करवाएंगे, पर पहले आप ट्राई करिए, पहले आप खुद से एक बार अटेम्प्ट तो जरूर करिए, है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और मेरा यकीन है जिनका हो जा रहा है वो मुझे जरूर बता रहे हैं कि क्या आंसर आ रहा है और आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है एक टीचर के लिए जान लेना कि आप कैसे मेथड से या किन अप्रोचेस से निकाल रहे हो चीज़ें, क्योंकि वही मुझे रिफ्लेक्ट करेगा समझने में कि आपको कितना अच्छे से इजीली समझ आ रहा है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर इस बात पर बात करें तो पहले तो कह दे रहा है ABCD एक रोम्बस है, ठीक है सर, ABCD एक रोम्बस है। अच्छा, इट्स डायगोनल ऑफ कोर्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट M सच दैट BD इज 2AC। तो BD अगर 2AC है, बहुत ध्यान सुना, ABCD आपका क्या था सर? ABCD एक रोम्बस है ना। अगर ABCD एक रोम्बस है इस तरीके से कि अगर मैं एक रोम्बस बनाऊं तो मैंने एक थोड़ा रोम्बस ऐसा बना लिया। आई होप इस बात में कोई परेशानी नहीं है। मतलब रोम्बस है मतलब क्या? रोम्बस है मतलब सर सारी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और ना सिर्फ पैरेलल होंगी बल्कि वो कैसी होंगी, बल्कि वो ऑफ कोर्स आपकी इक्वल भी होंगी। मैं इसको अगर उस मायनों में बनाऊं जैसा वो एग्जैक्टली चाह रहा है तो थोड़ा सा मैं इसे टिल्ट करना होगा, मतलब थोड़ा सा इसे टिल्ट करना होगा ताकि चीज़ें आपकी वैसी बन जाएं जैसी वो आपसे बनवाना चाह रहा है ना। बहुत ही प्रॉपर्ली तो हम नहीं बना पा रहे हैं, बट आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाओ। पॉइंट क्या है स्टूडेंट, सुनिएगा। पहली बात तो चूंकि ये रोम्बस है सर, मतलब चारों साइड्स इक्वल होंगी, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है। और अगर बात वो कह रहा है आपके जो डायगोनल्स हैं, है ना,
ये ऑफ कोर्स आपके डायगोनल से पहला डायगोनल और ये आपका दूसरा डायगोनल। अच्छा, वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? वो इंटरसेक्ट करते हैं एम पर। अब एक बहुत ज़रूरी बात उसने आपसे कही, क्या कही सुनेगा ध्यान से, कि जो बी डी है वो ए सी का डबल है, वो ए सी का डबल है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या सर, अगर ये ए होता, ये बी होता, ये अगर सी होता तो ये डी होता। आप देख पा रहे हो जो बी डी की लेंथ है वो ए सी का डबल है। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात, मेरे यकीन है आपको पता है कि सर रोम्बस में जो होता है, रोम्बस में जो होता है वो ये कि जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मतलब बी एम जो है वो एम डी के इक्वल होगा और जो सी एम है वो एम ए के इक्वल होगा। और दूसरी बात, इनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्लियरली कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा सर, आपने ऐसा ही क्यों लिया ए बी सी डी? आप चाहते तो ए बी सी डी ऐसा भी तो ले सकते थे। आई होप ये तो समझ आ रहा है ए यहाँ से क्यों शुरू किया। मतलब आप चाहते तो ए कहीं भी ले सकते थे, बस ये हाफ रखना है ये उसका, क्योंकि ये डबल है, मतलब जितना भी है इसका ये डबल है। पर सर ऐसा जरूरी नहीं ना कि ए बी सी डी ऐसा ही हो, ए बी सी डी ऐसा भी तो हो सकता है। क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि आर्गेंट प्लेन में ये एक अलग कोऑर्डिनेट और ये एक अलग कोऑर्डिनेट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बी या डी सेम है, आर्गेंट प्लेन में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बेशक एक संभावना ऐसी भी बन सकती है कि ये ए बी सी डी ऐसा होता, उस बारे में भी बात करेंगे। आप सीधे सीधे सुनते, मतलब पॉसिबिलिटी है कि डी भी बी बन सकता था अगर इसे मैंने ऐसे घुमा के देखा होता तो। आई होप आपको बात समझ आ रही है। इन सारी बातों पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपसे वो दो बातें और कह रहा है कि ये जो पॉइंट डी और एम है, जो डी और एम है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर डी जो है वो 1 प्लस आयोटा है। जो आपका डी पॉइंट है सर वो क्या है? आपका 1 प्लस आयोटा। तो डी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा। आई होप इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो m है सर, m के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? m जो है आपका 2 माइनस आयोटा है। तो ये जो m है सर इसके कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हो 2 माइनस आयोटा। क्या इनमें कोई बुराई है? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, इसके बाद देन फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंटिंग a। आपको क्या पता करना है सर? आपको a पता करना है। अब मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि अगर सर मैं आपसे पूछूं तो एक तरीका a को पता करने का कि एम डी को रोटेट करके a पर लाए। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एक तरीका ए को पता करने का कि एम डी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ए पर लाए। पर सर क्या जरूरी है डी यहीं रहता? अभी बात की स्टूडेंट्स, ऐसा भी तो हो सकता था कि मैंने इसे ए बी सी डी लिखा होता, उस केस में डी यहां होता बी की जगह, और उस केस में आप एम डी को क्लॉकवाइज रोटेट करके ए पर ला रहे होते। क्या आपको फर्क समझ आ रहा है? इन शॉर्ट मैं अगर आपसे बेसिक सी बात पूछूं तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप दो बातें निकालिए। आप सिर्फ ए के कोऑर्डिनेट्स मत निकालिए, आप सी के भी कोऑर्डिनेट्स निकालिए। क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एमडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ए मिलता है, पर एमडी को क्लॉकवाइज रोटेट करे तो सी मिल सकता है, और सी की जगह भी ए हो सकता है, मैं हो सकता होगा या हो सकता है मुझे नहीं पता, क्योंकि ए तो कहीं भी हो सकता है ना। बट ऑफ कोर्स एमडी की या तो इधर होगा या इधर होगा, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि डी के एडजेसेंट ही ए है, बट किस तरफ ये नहीं पता। ये तो हमारा एक एजम्पशन है ना समझने के लिए कि ए इस तरफ है। तो आप तो दोनों निकाल दो। आप क्या निकाल दो? आप ए के कोऑर्डिनेट भी निकाल दो और सी के भी निकाल दो, क्योंकि हो सकता था सी की जगह भी ए होता और वो दोनों ही आपके आंसर होंगे। क्या ये गलती समझ आई कि स्टूडेंट सिर्फ या तो ये या ये निकाल के आ जाएंगे? और इसे अगर उन्होंने आपसे एमएसक्यू में पूछ लिया, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जो कि बेशक वो पूछेंगे, तो फिर आप एक निकाल के मार्क करके घर आके खुशी खुशी सोचेंगे कि आपने एक क्वेश्चन सही किया। और यही गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। गड़बड़ क्या है स्टूडेंट्स कि आप बस एक कोई सा निकाल के बोलोगे कि सर हम आंसर ले आए, पर आपका आंसर इनकम्प्लीट है, वो पूरा नहीं है। वो पूरा कब होगा? जब आप ये और ये दोनों निकालोगे। क्या आपको रीजन समझ आ रहा है दोनों क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपको नहीं पता ए यहाँ होगा यहाँ, ये पता है कि डी के एडजेसेंट होगा, तो डी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो यहाँ हो सकता है, डी को क्लॉकवाइज घुमाएं तो यहाँ भी हो सकता था। तो आप तो इन शॉर्ट एम डी को घुमा दीजिए। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? अच्छा, एक और बात आपको पता है, एक और बात बहुत अच्छे से आपको पता है कि आपको ये पता है, उसने कहा है, क्या कहा है सर, कि जो बी डी है आपका, जो बी डी है वो ऑफकोर्स आपका क्या है सर, वो ए सी का डबल है, वो आपके ए सी का डबल है। तो क्लियरली सर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एम डी होगा वो भी तो एम सी का या ए एम का डबल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो लेंथ होगी स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ होगी ये इसका डबल होगी, यानी ये जो एम डी लेंथ है ये इसका डबल होगी। यानी मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं आपसे, बहुत काम की बातें, बहुत काम आने वाली है हमारे। चलिए शुरू करते हैं, है ना। काम क्या करना है सर? ए के और सी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। पहले ए के पता करते हैं। मैं इनको वेक्टर्स मान लेता हूँ, आप कह लें Z1 Z2 Z3 कुछ भी, मैं कहता हूँ ए एम और डी या सी वेक्टर कहने में ही या कॉम्प्लेक्स नंबर कहने में ही क्या बुराई है, तो वैसे ही कर लेते हैं। सर सीधी सी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि अगर मुझे एम डी पता है, अगर मुझे एम डी पता है, सुनते जाइएगा सर, अगर मुझे एम डी पता है और उससे मैं एम ए पता करना चाहूँ,
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मुझे एम डी पता है और अगर मैं एम ए पता करना चाहूँ तो मैं क्या पता करना चाह रहा हूँ, एम ए, जिसे आप क्या कहेंगे, ए माइनस एम। आई होप ये बात आपको याद आ रही है। Z3 माइनस Z1 विल बी इक्वल टू ए माइनस एम का मॉड, मतलब ए और एम का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? उसे मैं ए माइनस एम भी लिख सकता हूँ, पर मैं ए एम भी लिख सकता हूँ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इनकेस इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि आपने ए माइनस एम क्यों नहीं लिखा, आप लिख लीजिए ए माइनस एम डिवाइडेड बाय, ऑफ कोर्स व्हाट, डिवाइडेड बाय। अब सर आप किसको कर रहे हो? अब आप ए माइनस एम से, मैंने कुछ तो गड़बड़ नहीं की, हाँ मैंने गड़बड़ कर दी, नहीं कुछ नहीं किया। अब आप कहाँ जा रहे हो सर? एक्चुअली आप एम डी से जा रहे हो ना, मतलब ए माइनस एम से जा रहे हो। तो कहाँ जा रहे हो सर? आप चाह रहे हो एम डी से मतलब एम डी से जा रहे हो ए माइनस एम। तो आपका ओरिजिन क्या है जिसे आप रोटेट कर रहे हो? आप रोटेट कर रहे हो एम डी को। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अब आप कौन से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे? एम डी से। तो आप एम डी वाला जो आपका मैग्नीट्यूड है आप उसे एम माइनस डी भी लिख सकते हो, डी माइनस एम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो मॉड है। तो आपने इससे डिवाइड किया। लेकिन सर आप इसमें एक पार्ट मिस कर रहे हो। कौन सा पार्ट सर? दो पार्ट रादर। पहला तो सर क्या, आपको d और m का जो वेक्टर बन रहा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, क्या d माइनस एम, पहले तो वो लिखना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर d माइनस एम, और इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एंगल ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। I repeat my statement, angle of rotation positively taken when it is rotated in the clockwise direction, sorry anti-clockwise direction, mind you everyone। अगर dm को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो बिल्कुल सर dm को अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 90 डिग्री से तो आपको am मिल रहा है। तो बिल्कुल सर 90 डिग्री हम पॉजिटिवली ही लेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब इस बात को अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि ऐसा कैसे लिख रहे हो, तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, सुनते जाइएगा। मान लो अगर आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कहूँ, सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आदत है। तो मान लो इसे मैं कह देता हूँ Z1, इसे आपकी सहूलियत के लिए कह देता हूँ Z2, और इसे लेट्स से हम कह लेते हैं Z3, और इसे हम आपकी सहूलियत के लिए M को कह लेते हैं लेट्स से Z1, है ना। ये बातें बहुत ध्यान सुनिएगा। और एक और छोटा सा काम कर लेते हैं, C को हम कह लेते हैं लेट्स से Z4। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स। मान लो मुझे पता करना है, मुझे क्या पता करना है? ए के कोऑर्डिनेट्स। तो आप क्या कहते हो सर? ए के कोऑर्डिनेट्स यानी क्या? आपको पता करना है Z3 माइनस Z1। तो ये क्या होता है सर? ये जो होता है आपका Z3 माइनस Z1, पहले आप क्या लिख लेते हो? मॉड ले लेते हो किसका? Z3 माइनस Z1 का। उसको आप डिवाइड कर देते हो किससे? Z2 माइनस Z1 के मॉड से। क्या अब आपको ये थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अच्छा सर, इन सारी बातों में एक और बात, ये दोनों मॉड तो पहले ऑफकोर्स आप इंडिविजुअल लिख लो क्योंकि वो देखना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। इन सारी बातों में एक और बात, आप क्या लिखोगे? अब आप Z2 माइनस Z1 वाला वैक्टर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो लिखोगे, तो आप लिख लोगे Z2 माइनस Z1। अच्छा, इन सारी बातों में एक छोटी सी बात हो, e टू द पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा वुड बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बिल्कुल सर, आप जब Z2 Z1 से, अब जब आप Z2 Z1 से Z3 Z1 पर जा रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमा रहे हो, तो आप क्या करोगे? e टू द पावर आयोटा थीटा विच इज 90 डिग्री यानी कितना? π/2। क्या इन सारी बातों में कोई परेशानी स्टूडेंट्स? क्या इसे देखकर अब मैं चीज़ें लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर। कैसे? सुनते जाइएगा। Z3 माइनस Z1, अगर मैं शुरू करूँ Z3 माइनस Z1, तो Z3 ही तो पता करना है। तो Z3 तो एज इट इज़ आपका A है, तो Z3 को Z3 ही रखते हैं, माइनस Z1। क्या Z1 पता है सर? पता है। Z1 कितना है? सर Z1 है 2 माइनस आयोटा, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 2 माइनस आयोटा। क्या बात आपको समझ आई? इज इक्वल टू सर Z3 Z1 का मॉड्यूलस नहीं पता है सर, Z2 Z1 का पता है। मैं कह रहा हूं इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। सुनो, Z3 Z1 क्या है? ये। Z2 Z1 क्या है? ये। अगर ये x है तो ये 2x है, तो ये क्या लिखा हुआ है? x अपॉन 2x यानी 1/2। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका लिखा हुआ है 1/2। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या लिखना होता है? उनके मैग्नीट्यूड्स का रेशो। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, है ना। ये 1/2 क्लियर हुआ। Z3 Z1 और Z2 Z1, कोई डाउट तो नहीं है। बस मैं उसे डिस्टेंस के फॉर्म में लिख दे रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा, Z2 माइनस Z1 सर ये पता है शायद। Z2 माइनस Z1 कैसे पता है? सर Z2 और Z1, 1 माइनस 2 दैट्स -1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1। इमेजिनरी पार्ट आयोटा माइनस माइनस आयोटा, सो आयोटा माइनस माइनस आयोटा इज आयोटा प्लस आयोटा, दैट्स +2 आयोटा। तो ये -1 +2 आयोटा। अच्छा, एक और बात का जवाब दे दीजिए, e टू द पावर आयोटा π/2 का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसे ध्यान से देखो, आपको कुछ स्ट्राइक करेगा। e टू द पावर आयोटा π/2 को आप क्या लिख सकते हो? थोड़ा सा ध्यान से देखो सर। e टू द पावर आयोटा π/2 मैं अलग से बता देता हूँ, बड़ी बेसिक सी बात है सर। e टू द पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं सर? r है नहीं, r कितना है 1। तो अगर ऐसा लिखा होता तो मैं क्या लिखता? मैं ऐसे लिखता cos थीटा प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन थीटा। क्या अब आप सोच पा रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर लिखा है e टू द पावर आयोटा टाइम्स π/2, तो आप इसे लिखोगे cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, यानी आपको कुछ स्ट्राइक किया। आई होप अभी क्लिक कर रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि सर cos 90 0 sin 91, तो ये कितना बचा? आयोटा। तो e टू द पावर आयोटा π/2 आपका हमेशा कितना होता है? ये होता है आयोटा।
क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? अगर ये बात आपको समझ आई तो क्या आप मुझे बताओगे कि e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 को हम क्या लिख लेंगे? सर इसे बिल्कुल आप लिख लीजिए आयोटा। सर हम काफ़ी क्लोज है मेरे ख्याल से आंसर के, बिल्कुल हम काफ़ी क्लोज हैं। आपको Z3 चाहिए था, Z3 कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? Z3 आप कैसे निकालोगे? आप पहले तो इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो सुनते जाइए, 1 इंटू -1 बाई 2 इंटू आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा बाई 2। क्या इस बात में कोई परेशानी? ऑफकोर्स सर एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, ध्यान सुनिए। 1/2 से 2 कैंसिल, तो बचा आयोटा, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज व्हाट? विच इज -1। क्या ये बात आपको समझ आई? माइनस ऑफ 2 माइनस आयोटा, मतलब 2 माइनस आयोटा का नेगेटिव वहां शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा? +2 माइनस आयोटा। क्या ये बात सॉर्टेड है? सर इतनी बातें समझ आई तो आई थिंक अब तो हम Z3 निकाल ही चुके हैं, अब बस कुछ एल्जेब्रिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे 2 - 1 कितना? सर ये हो जाता है 1। क्या बात आपको समझ आई? अच्छा, अगर ये 1 है और ये 1/2 है तो 1 में 1/2 ऐड किया तो 3/2, लेकिन ये -1 है, -1/2 तो -3/2, लेकिन ये आयोटा लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, -3 आयोटा बाई 2। तो क्या आपको ये बात समझ आई कि सर जो Z3 है, जो A है, वो क्या हो सकता था? 1 - 3 आयोटा बाई 2। पर हमें ये बात ज़रूर समझ आ गई है कि सर सिर्फ ये हो ऐसा आंसर ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा भी एक और आंसर हो सकता है। कौन सा? सर इसके अलावा भी एक और आंसर हो सकता है। अगर आपका A यहाँ होता तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है। किसे? MD को अगर मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, समझ पा रहे हो ना? अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपको क्या मिलेगा? MC, जो कि पॉसिबल है कि वो A होता। तो अब हमें निकालना है Z4। क्या बात समझ आ रही है? सर सेम कहानी वापस सुनते जाइए ध्यान से। सर Z4 के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं समझूं तो कहां से शुरू करेंगे? पहले तो आप क्या लिखोगे? Z4 - Z1, वही सेम कहानी। पहले तो आप क्या लिखोगे? Z4 - Z1, क्योंकि हमें अचीव करना है। लेकिन Z4 - Z1 किससे बना? सर वो बना Z2 - Z1 को रोटेट करके। किससे बना? Z2 - Z1 को रोटेट करके। तो पहले मैं लिख लेता हूँ Z2 - Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस। मैंने यहाँ पर पहले मैग्नीट्यूड का डिवीजन लिया था, बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा। अब ऐसे भी लिख लीजिए। और इसको किससे मल्टीप्लाई किया? इसको मल्टीप्लाई किया किससे? Z4 - Z1 के मॉड। पहले तो न्यूमरेटर में क्या ले लिया? Z4 - Z1 का मॉड डिवाइडेड बाय Z4 - Z1 का मॉड डिवाइडेड बाय Z2 - Z1 का मॉड। क्या बात समझ आ रही है? अब इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? इसे मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 या -π/2। आप सोचो, ओरिजिनल आपका वेक्टर या कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, इसे आपने घुमाया क्लॉकवाइज, एंड द मोमेंट यू रोटेट इट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपका जो e टू द पावर आयोटा थीटा में थीटा की वैल्यू वो आप नेगेटिवली रीड करोगे। क्या आपको ये बात याद आ रही है? मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पर अगर मैं b को थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, आई होप ये बात आपको बॉदर नहीं करेगी ज़्यादा, ये पॉइंट बेसिकली b है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? e टू द पावर आयोटा, लेकिन π/2 या -π/2 सर? -π/2। आई होप ये बात आपको परेशान नहीं करी। इन सारी बातों को अब अगर हम वर्कआउट करें तो मेरे ख्याल से आप Z4 भी निकाल लेंगे बहुत इजीली। कैसे स्टूडेंट्स? शुरू से शुरू करते हैं Z4 से, है ना? तो Z4 क्या निकलेगा? Z4 जो होगा वो होगा Z1 उधर ऐड होगा, Z1 ऐड होगा मतलब क्या? Z1 क्या है आपका? 2 - आयोटा, तो 2 - आयोटा मैं उधर ऐड कर दूंगा, उसे मैं लिख ही देता हूँ 2 - आयोटा। मैंने Z1 वहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा सर आपको इसको ऐड करना है तो इसे मैं ऐड कर ले रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या लिखना है सर? Z2 - Z1। Z2 - Z1 मतलब क्या? दिस माइनस दिस। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। क्या आ रहा था याद करो? Z2 - Z1 आपका आ रहा था -1 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1 + 2 आयोटा, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ -1 + ऑफकोर्स 2 आयोटा। क्या बात आपको समझ आ रही है? वैसे थोड़ा अलग ही लिखता हूँ नीचे ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है -1 + 2 आयोटा, और इससे आप किसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन से दूर रहें। इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इनके मॉड्स के, इनके मॉड्यूलस के डिवीजन से। Z4 Z1 ये रहा आपका Z4 Z1 और ये रहा आपका Z2 Z1। ये अगर x है तो ये 2x, यानी वही बात 1/2। तो यहाँ पे आपको इससे कैसे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से, और इसे एक और वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है e टू द पावर माइनस आयोटा π/2। अच्छा एक बात बताओ, e टू द पावर माइनस आयोटा π/2 क्या होगा? सर सीधी सी बात है ना, जब π/2 था तो cos π/2 आयोटा sin π/2। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर e टू द पावर माइनस आयोटा π/2 कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? हम कहेंगे cos -π/2 प्लस ऑफ कोर्स आयोटा sin -π/2। खैर अगर आपको ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग है, आप जानते हो ट्रिको में, तो cos -π/2 या cos π/2 0 ही होना है, लेकिन sin -π/2 माइनस sin π/2, यानी sin π/2 1 है लेकिन -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। तो बेशक से क्लियर सी बात है सर, ये कितना आता है? माइनस आयोटा।
यानी याद रखिएगा कि e टू दी पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 जो आपका होता है वो कितना होता है, माइनस आयोटा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप डायरेक्टली याद रखिए, ऐसे बार बार डिराइव मत करिए, है ना। मतलब मैं कहूँगा क्या आपसे, मैं कहूँगा आपसे कि सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। आई होप बहुत ही मेस्ड अप सा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आ रही हैं। ये मैंने ए को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा, ये हमने ए को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा। अब अगर आपसे Z4 सॉल्व करके कोई पूछे तो क्या आप मुझे आंसर बता सकते हो? सर शायद बता सकते हैं बहुत ईजिली। क्यों? क्योंकि पहले आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड हाथों हाथ कर देंगे। आयोटा को जैसे ही मल्टीप्लाई किया, मतलब माइनस आयोटा बाई 2 को, तो यहाँ से देखिए Z4 जो आप लिखोगे, है ना, 2 माइनस आयोटा में ऐड कर रहे हैं। पहले क्या देखो, यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा माइनस 1 से, तो प्लस आयोटा, तो ये कितना हो जा रहा है, प्लस आयोटा बाई 2, तो ये कितना हो जा रहा है, प्लस आयोटा बाई 2। और आगे सुनते जाइए ध्यान से, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से, मतलब माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1, है ना, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा सर, ये बचेगा प्लस 1। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, इसी के साथ साथ इसमें आप ऐड करने वाले थे क्या सर, इसमें आप ऐड करने वाले थे 2 माइनस आयोटा। बहुत बढ़िया सर, आई थिंक हमारे पास Z4 है। क्या है Z4? सो Z4 होगा 2 + 1 3, है ना। अब सोचना ध्यान से, अगर ये 1 है और ये हाफ है तो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो कितना, हाफ। लेकिन ये -1 है और प्लस हाफ है तो माइनस हाफ यानी माइनस आयोटा बाई 2, तो ये भी आपका ए हो सकता था। तो आपके कितने आंसर स्टूडेंट्स? 2 आंसर। एक तो आप मार्क करेंगे 1 - 3 आयोटा बाई 2, और दूसरा आप मार्क करेंगे 3 - आयोटा बाई 2, क्योंकि ये भी आपका ए हो सकता था। क्या यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? आई थिंक अब आप रोटेशन अच्छे से समझ पाए और अब आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में कंफ्यूज्ड नहीं हो। मैं सिंपल सा कंसेप्ट बॉइल डाउन करूं आपको, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो फाइनल क्लैरिटी देने के लिए, तो सुनिएगा ध्यान से। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो आपने कैसा घुमाया सर? हमने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे आप पॉजिटिवली रीड करना। क्या आपको बात समझ आई? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मतलब सर अगर ये लिखा है लेट्स से लिखा है Z2, ये लिखा है Z1, ये आपने घुमाया, और ये लिखा है Z3, तो सर क्या आप Z3 - Z1 लिख सकते हो? अगर मैं फाइनली बॉइल डाउन करूँ तो क्या आप मेरे साथ बताएंगे कि Z3 - Z1 को हम क्या लिखेंगे? सर पहले तो इनके मॉड्स का डिफरेंस यानी Z3 - Z1 डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स कितना, Z2 - Z1, और इसे आप ये जो आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था कौन सा सर, Z2 - Z1 से मल्टीप्लाई करके e टू द पावर आयोटा थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहाँ पर थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया एंगल। क्या इसमें कोई परेशानी है? आई होप ये बात याद रहेगी। अगर ये बात याद रहेगी तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस क्वेश्चन को मुझे करके बताएं। आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है जिसे आप खुद से करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंट ये है, अब पूछा ये जा रहा है, पहले तो कह रहे हैं ट्राइंगल है, कौन कौन से, Z1 Z2 Z3 वाला, और आपका ये EFD ये जो है वो कह रहा है कि ये सिमिलर हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सिमिलर कब होंगे? सिमिलर तब होंगे सर जब, सिंपल सी बात है, एंगल 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 सिमिलैरिटी लगा लीजिए, मतलब 2 एंगल्स ले लीजिए, अगर वो एंगल सेम है तो बिल्कुल थर्ड एंगल सेम होना तय है, और किन्हीं दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम हैं तो बिल्कुल वो सिमिलर होंगे। तो अगर एंगल सेम पता करना है तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट पिक्चर में आ जाएगा, उससे शायद यहाँ से कुछ निकलेगा, शायद वहाँ से कुछ निकलेगा। मैं आपसे बस इतनी सी हिंट देना चाह रहा हूँ कि यहाँ से बीटा निकाल लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ करके, और यहाँ से भी बीटा निकाल लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करके। क्या आपको याद है आर्ग्यूमेंट? आई होप आपको याद आ रहा है। अगर मुझे एंगल मेजर करना है तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, उस केस में आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिवली रीड करते हो। आई होप आप भूले नहीं हो। मतलब अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे पूछूं बीटा क्या होगा, तो आप बीटा कहोगे कि सर बीटा जो होगा वो आर्ग्यूमेंट होगा किसका, Z1 - Z2, न्यूमरेटर में कौन होगा, Z1 - Z2, और जब इसे क्लॉकवाइज लेकर आए तो क्या दिखा, Z3 - Z1। आई होप आपको ये बातें पता है। कुछ गलत तो नहीं किया, Z3 - Z1 नहीं, Z3 - ऑफ कोर्स कितना, Z2। इसी तरीके से जब आपने बीटा निकाला तो यहाँ से भी बीटा निकाल लेना और दोनों सेम रख देना। उसी तरीके से कोई एक एंगल और निकाल लेना, उसे भी सेम रख देना। जब उसे सॉल्व करोगे आपको तो कुछ इस डिटर्मिनेंट जैसा दिखने लगेगा। तो आधा क्वेश्चन यहाँ से ले आइए, आधा क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए, आपका आंसर बीच में आ जाएगा और आप प्रूव कर चुके होंगे कि चीज़ें ऐसी ही होंगी, तभी ये सिमिलर होंगे। एक बार खुद से ट्राई करिए, एक अच्छा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन है, और आप काफ़ी सारी बारीकियाँ इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। किसे यूज़ करके, रोटेशन के कंसेप्ट को यूज़ करके। और बेशक यहाँ पे तो एक और नया कंसेप्ट यूज़ हो चुका है जो कि है डिटर्मिनेंट। और इसी बात पर मैं बार बार आपको जोर देता हूँ, क्या कि जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस एक किसी चुने हुए टॉपिक से नहीं आते, एक किसी चैप्टर से नहीं आते, उस क्वेश्चन में समाहित होते हैं कई सारे अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग शानदार सी गहरे बारीक मतलब बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट्स।
आई होप ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ तक आज के लेक्चर में कोई परेशानी नहीं। रोटेशन थ्योरम जो आपका कंसेप्ट है इसे और डिटेल में एक्सटेंड करेंगे। कल के लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम और क्लैरिटी के साथ चीज़ें पढ़ेंगे, हम और अच्छे से चीज़ें समझेंगे कि देखो और भी क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर हो सकती है, और हम ज्योमेट्री में थोड़ा घुसेंगे। और बेशक नेक्स्ट लेक्चर में जब हम रोटेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे तो जेईई मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि देखो अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसा डेवलप होती है। खैर इन क्वेश्चंस को करके भी आप पाएंगे कि ये मेंस और एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो कोई भी क्वेश्चन एडवांस या मेन का हो टफ नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है और या आप भी अब फील कर रहे होंगे। अगर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं तो सबसे ज़रूरी बात आप भूले नहीं हो कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल आपको एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट पर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। पूरा पैकेज, पूरा कोर्स, पूरा आईआईटी जेईई का मॉड्यूल, एवरीथिंग, मतलब लेक्चर्स, डीपीपीस, पीडीएफ, उनके सोल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आई होप आप बातें समझ पा रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपको ना सिर्फ ये बल्कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर आईआईटी जेईई सेक्शन में सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फाउंडेशन लेक्चर्स, इवन सब कुछ, इवन चैप्टर वाइज अरेंज्ड है। आपको सिर्फ वहाँ एक्सेस करनी है चीज़ें, कोई डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। आप आसानी से पूरे की पूरे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर भी प्लेलिस्ट में हर चीज़ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। इसी के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर और भी कई सारी चीज़ें हम आपके काम की रिलीज़ करते रहते हैं जो कि आपको हमेशा हेल्प करेंगे। तो सबसे खास बात, चैनल को सब्सक्राइब करने से आप कोई भी नए वीडियो या नए अपडेट मिस नहीं करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो जो रिलीज़ होता है वो आपको हमेशा पता चलता रहे, आप हमेशा नोटिफाइड रहें और आपका बैकलॉग अननेसेसरीली क्रिएट ना हो। आई होप ये पॉइंट तो क्लियर है। दूसरी बात, एनीवे हम टाइम टेबल रिलीज़ करते हैं, उसी की अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही होती है, पर फिर भी सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी अपडेट मिस नहीं होगा और भी कई सारी चीज़ें आपके लिए आती रहती हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपके लिए रिलीज़ करते हैं ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, आप हमेशा हर चीज़ को लेकर अवेयर रहें। इसी के साथ साथ अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प हो जा रही है, आप इन्हें एंजॉय कर रहे हैं, आप इनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करिएगा। एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट स्टूडेंट्स, कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा जो भी आपकी कंसर्न्स, क्वेरीज, परेशानियां रही हों। बेशक निश्चिंत होकर लिखेगा, हर एक चीज़ को हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी रिजॉल्व ज़रूर करेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स सोच कर देखिए, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में, ताकि हर एक शख्स एक आईआईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाए, इससे अपने आप को अवेल कर पाए और बेनिफिट कर पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।